क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सपने टूटने की वजह क्या है? क्या वो किस्मत है? क्या वो मेहनत की कमी है? या फिर वो हमारी अपनी जुबान है? हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हम सोचते हैं कि जैसे ही हमने सोचा कि अब सब ठीक होने वाला है, वैसे ही सब कुछ बिखर क्यों गया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को अपनी अगली बड़ी योजना बताते हैं तो आपके अंदर उस काम को करने की आग थोड़ी ठंडी पड़ जाती है? ये कहानी जो आज हम सुनने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस हर इंसान का आईना है जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसके हाथ में कुबेर का खजाना लगने ही वाला था, लेकिन फिर उसकी मुट्ठी से रेत की तरह सब कुछ फिसल गया। पैसा कमाना सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है। पैसा कमाना एक युद्ध है, और इस युद्ध के कुछ नियम हैं जो हमें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाता। हम बस ठोकर खाकर सीखते हैं, और कभी कभी वो ठोकर इतनी जोर की होती है कि इंसान दोबारा उठने लायक नहीं बचता। आज द स्टोरी टॉर्च पर हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं, वो आपको डराएगा भी और आपको वो सच दिखाएगा जिससे आप आज तक अनजान थे। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अर्श से फर्श पर आया, जिसने अपनी ही गलतियों से अपनी सल्तनत खो दी, और जिसे उस राज का पता तब चला जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसे को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपकी तरक्की को किसी ने बांध दिया है, तो ये कहानी आपके लिए ही है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जो राज आज खुलने वाले हैं वो आपकी सोच बदल देंगे। चलिए अब ये कहानी शुरू करते हैं। राघव उस पुरानी काई जमी हुई दीवार के सहारे बैठा था, जिसकी ईंटें अब बाहर झांकने लगी थी, बिल्कुल उसकी अपनी जिंदगी की तरह। सामने बहती हुई नदी का शोर था, लेकिन राघव के दिमाग में जो शोर चल रहा था, उसके आगे दुनिया की हर आवाज बेमानी थी। उसकी जेब में हाथ डालते ही उंगलियां उस आखिरी 10 के नोट को छू रही थी, जो मैला कुचैला सा था, शायद उसकी किस्मत जैसा ही। शाम ढल रही थी और सूरज की लालिमा पानी पर ऐसे तैर रही थी जैसे खून बह रहा हो। राघव की आंखों में अब आंसू नहीं थे, क्योंकि आंसू तो पिछले 6 महीनों में सूख चुके थे। अब तो बस एक खालीपन था, एक ऐसा सन्नाटा जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अभी कुछ ही साल पहले की तो बात थी, जब इसी शहर में राघव का नाम इज्जत से लिया जाता था। लोग उसे अपनी दुकानों के उद्घाटन के लिए बुलाते थे। रिश्तेदार उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। उसके पास क्या नहीं था? एक चलता हुआ कारोबार, एक भरा पूरा परिवार, और दोस्तों का एक ऐसा काफिला जो उसकी हर बात पर वाह वाह करता था। लेकिन आज उसी शहर की सड़कों पर वो अपना चेहरा गमछे से छिपाकर चल रहा था कि कहीं कोई पहचान न ले, कहीं कोई पुराना कर्जदार उसका गिरेबान न पकड़ ले। ये सब कैसे हुआ? ये सवाल उसे हर रात सोने नहीं देता था। उसे याद आया वो दिन जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ था, वो दिन जो उसकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन हो सकता था, लेकिन वही उसकी बर्बादी की पहली सीढ़ी बन गया। राघव एक बहुत ही होनहार और मेहनती इंसान था। उसके पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन उन्होंने उसे ये कभी नहीं सिखाया कि उस फल को छिपाकर रखना भी जरूरी होता है। राघव का दिल साफ था, कांच की तरह पारदर्शी। उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उसे लगता था कि खुशी बांटने से बढ़ती है। उसे लगता था कि अगर वो अपनी सफलता अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएगा तो वे भी उसके लिए खुश होंगे। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो ये भूल गया था कि दुनिया में लोग आपकी सफलता से खुश हो सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा सफल होने पर नहीं। राघव का कपड़ों का कारोबार था, छोटा ही सही, लेकिन मुनाफा अच्छा था। वो अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सुमन अक्सर उसे टोकती थी, कहती थी कि अपनी हर योजना सबको मत बताया करो, नजर लग जाती है। राघव हंस देता था। उसे ये सब औरतों वाले वहम लगते थे। वो कहता था, अरे सुमन,
तुम भी किन पुरानी बातों में फंसी हो। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरा बुरा क्यों चाहेंगे। सुमन चुप हो जाती, लेकिन उसकी आंखों का डर कभी कम नहीं हुआ। और फिर वो मौका आया जिसका राघव को बरसों से इंतजार था। शहर के बाहर एक नई टेक्सटाइल मिल खुलने वाली थी। खबर पक्की थी, लेकिन अभी तक बाजार में आम नहीं हुई थी। राघव को उसके एक बहुत पुराने परिचित, जो सरकारी विभाग में बाबू थे, ने ये गुप्त जानकारी दी थी। जानकारी यह थी कि जो भी व्यापारी उस मिल के साथ सबसे पहले अनुबंध करेगा और कच्चा माल सप्लाई करने का टेंडर भरेगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। ये सौदा लाखों का नहीं, करोड़ों का था। राघव के लिए ये लॉटरी लगने जैसा था। उसने रात रात भर जागकर हिसाब लगाया, अपनी जमा पूंजी जोड़ी, यहां तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन के कागज भी निकाल लिए ताकि बैंक से लोन ले सके। वो जानता था कि अगर ये डील पक्की हो गई तो वो शहर का सबसे बड़ा सेठ बन जाएगा। उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। सुमन को अब घर के खर्च के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उत्साह उसके अंदर उबाल मार रहा था। वो इतना खुश था कि उसे लग रहा था उसका सीना फट जाएगा अगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। उस शाम राघव अपने बचपन के दोस्त विमल के साथ बैठा था। विमल और राघव एक ही थाली में खाकर बड़े हुए थे। विमल का अपना काम कुछ खास नहीं चलता था। वो अक्सर राघव से ही मदद मांगता रहता था। राघव के लिए विमल भाई से बढ़कर था। शराब की बोतल खुली थी और बातों का सिलसिला चल रहा था। राघव के अंदर का उत्साह उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। न चाहते हुए भी, या शायद अपनी आदत से मजबूर होकर, राघव ने विमल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, विमल भाई, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। विमल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, कोई लॉटरी लग गई क्या? राघव ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी की और उसे सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया कि कहां नई मिल खुलने वाली है, टेंडर भरने की तारीख क्या है, उसे किस अधिकारी ने यह खबर दी है और वो कितना पैसा लगाने वाला है। उसने अपनी पूरी रणनीति, अपना पूरा मास्टर प्लान विमल के सामने खोल कर रख दिया। विमल सुनता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसे राघव शराब का नशा समझ बैठा, लेकिन वो नशा नहीं था, वो लालच था। विमल ने राघव की पीठ थपथपाई और कहा, वाह मेरे शेर, अब तो तू राजा बन जाएगा, हमें मत भूल जाना बस। राघव ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। अरे पगले, मैं आगे बढ़ूंगा तो तुझे पीछे थोड़ी छोड़ूंगा। राघव घर लौटा तो उसका मन हल्का था। उसे लगा कि उसने अपनी खुशी अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ बांट ली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस तीर को उसने अभी अभी कमान से छोड़ा है, वो घूमकर उसी के सीने में लगने वाला है। अगले एक हफ्ते तक राघव अपनी तैयारी में लगा रहा। उसने बैंक के चक्कर काटे, जमीन गिरवी रखी और टेंडर के कागजात तैयार किए। सुमन को भी उसने बता दिया था, लेकिन सुमन खुश होने के बजाय सहम गई थी। उसने पूछा था, किसी को बताया तो नहीं? राघव ने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं, पागल हो क्या? क्योंकि वो सुमन की डांट से बचना चाहता था। टेंडर जमा करने का दिन आया। राघव अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर दफ्तर पहुंचा। वो अपनी फाइल जमा करने के लिए कतार में खड़ा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उसकी बारी आई और उसने अपनी फाइल अधिकारी के सामने रखी, तो अधिकारी ने फाइल के पन्ने पलटे और एक अजीब सी मुस्कान के साथ राघव की ओर देखा। राघव जी, अधिकारी ने कहा, आप थोड़ी देर हो गए। राघव का दिल बैठ गया। देर? लेकिन सर, आज तो आखिरी तारीख है, अभी तो समय बाकी है। अधिकारी ने मेज पर रखी एक और फाइल की ओर इशारा किया। आपसे ठीक 1 घंटा पहले इसी प्रोजेक्ट के लिए एक और पार्टी ने टेंडर भरा है और उनका कोटेशन आपसे बिल्कुल थोड़ा सा कम है और उनकी शर्तें भी वही है जो आपने लिखी है। जैसे उन्हें पता था कि आप क्या लिखने वाले हैं। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कोटेशन, उसकी शर्तें,
ये सब तो उसके दिमाग में था, या फिर उस कागज पर जिसे उसने घर की तिजोरी में रखा था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन? किसने भरा है वो टेंडर? अधिकारी ने वो नाम लिया, जिसे सुनकर राघव को लगा कि किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। विमल एंटरप्राइजेज। राघव सन्न रह गया। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है। विमल? उसके पास तो इतना पैसा भी नहीं था। उसे तो इस बिजनेस की समझ भी नहीं थी। राघव पागलों की तरह दफ्तर से बाहर भागा और सीधे विमल के घर पहुंचा। वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पता चला कि विमल तो सुबह ही किसी काम से शहर से बाहर गया है और सुना है उसने कोई बड़ा काम शुरू किया है। राघव वही दरवाजे पर माथा पकड़कर बैठ गया। उसे अब समझ आ रहा था, उस रात की वो शराब, वो अपनापन, वो कंधे पर हाथ, सब एक छलावा था। विमल ने राघव की ही योजना चुराई। शायद किसी बड़े सेठ के साथ मिलकर उसने राघव के ही सपने को अपना बना लिया था। राघव ने जो जानकारी उसे भरोसे में दी थी, विमल ने उसी जानकारी को हथियार बनाकर राघव का गला काट दिया था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बर्बादी कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ मुसीबतों की पूरी फौज लेकर आती है। राघव ने टेंडर के लिए जो कर्ज लिया था, जो जमीन गिरवी रखी थी, अब वो सब खतरे में था। काम मिला नहीं, लेकिन कर्ज तो चढ़ चुका था। बैंक की किस्तें शुरू हो गई। राघव ने विमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन विमल अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। वो राघव के फोन नहीं उठाता था और अगर कभी बाजार में दिख भी जाता तो अपनी बड़ी गाड़ी के शीशे चढ़ा लेता। राघव का अपना चलता हुआ काम भी अब धीमा पड़ने लगा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान, सारा पैसा उस नए प्रोजेक्ट में फंस गया था जो अब उसका था ही नहीं। लेनदारों ने घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो समाज जो कल तक राघव को सलाम करता था, अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगा। लोग कहने लगे, देखा, ज्यादा उड़ने का अंजाम। बड़ा सेठ बनने चला था, अब सड़क पर आ गया। राघव को सबसे ज्यादा दुख पैसों के जाने का नहीं था, उसे दुख था उस विश्वास के टूटने का। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान इतना गिर कैसे सकता है। उसने तो सिर्फ अपना सुख बांटा था, उसने तो सिर्फ अपने दिल की बात कही थी, तो सजा इतनी बड़ी क्यों? घर में कलह शुरू हो गई। सुमन ने जब जाना कि ये सब विमल की वजह से हुआ है और राघव ने उसे सब बता दिया था, तो वो टूट गई। मैंने मना किया था राघव, वो रोते हुए कहती। मैंने कहा था कि दुनिया वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो। तुम्हारी जुबान ने हमारे बच्चों की छत छीन ली। राघव के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो बस अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा रहता। धीरे धीरे घर का सोना बिका, फिर गाड़ी बिकी और अंत में नौबत ये आ गई कि जिस पुश्तैनी घर में राघव का बचपन बीता था, बैंक ने उसे भी नीलाम करने का नोटिस भेज दिया। राघव अब पूरी तरह अकेला हो चुका था। वो डिप्रेशन में चला गया। उसे हर चेहरे में एक धोखेबाज दिखाई देने लगा। वो खुद को कोसता रहता, क्यों बोला मैं, क्यों नहीं अपनी जुबान पर लगाम लगाई। अगर उस रात मैं चुप रहता तो आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सो रहे होते। शर्म और पछतावे का बोझ इतना भारी था कि राघव से अब अपने परिवार का सामना नहीं किया जा रहा था। उसे लगता था कि वो एक असफल पिता और एक असफल पति है। आज नदी के किनारे बैठे हुए राघव उसी फैसले के बारे में सोच रहा था जो कायर करते हैं। क्या इस जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए? क्या अब कोई उम्मीद बची है? अंधेरा गहरा हो चुका था। नदी का पानी काला दिखाई देने लगा था। राघव उठा, उसके पैर कांप रहे थे। उसने सोचा कि बस एक छलांग और ये सारा शोर, ये सारा दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो पानी की ओर बढ़ा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। तभी उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया, जो आज सुबह स्कूल जाते वक्त फटी हुई जेब को छिपा रहा था। राघव रुक गया। नहीं, वो मर नहीं सकता। मरना तो आसान है, लेकिन अपनी गलतियों का बोझ लेकर जीना मुश्किल। उसने तय किया कि वो लड़ेगा,
लेकिन इस शहर में नहीं। यहाँ का हर कोना उसे उसके धोखे की याद दिलाता है। उसे दूर जाना होगा, बहुत दूर, जहां उसे कोई न जानता हो, जहां वह अपनी पहचान मिटाकर एक नई शुरुआत कर सके या फिर अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। राघव ने अपनी जेब से घर की चाबी निकाली, उसे वही जमीन पर रखा और उल्टे पैर जंगल की तरफ चल दिया। शहर की रोशनी पीछे छूट रही थी और सामने था घना अंधेरा जंगल। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। उसे बस इतना पता था कि उसे भीड़ से दूर जाना है। चलते चलते रात हो गई। शहर का शोर अब झिंगुरों की आवाज में बदल गया था। जंगल डरावना था, लेकिन राघव के अंदर के डर से ज्यादा नहीं। भूख और प्यास उसे सताने लगी थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था। वो चलता रहा। झाड़ियों से उसके कपड़े फट गए, कांटों से पैर लहूलुहान हो गए। ये सफर सिर्फ जंगल का नहीं था, ये सफर था उस सच की खोज का जो उसे अब तक नहीं मिला था। आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? क्यों सच्चाई हार जाती है और झूठ जीत जाता है? इन सवालों के जवाब उसे किताबों में नहीं मिले थे, मंदिरों में नहीं मिले थे। शायद ये वीराना उसे कोई जवाब दे सके। वो कई घंटों तक चलता रहा, जब तक कि उसका शरीर जवाब नहीं दे गया। वो एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें फूल रही थी। चारों तरफ घोर सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो बोलता है। राघव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि शायद ये उसकी आखिरी रात है। उसे नहीं पता था कि जिस जंगल को वो अपनी कब्र समझ रहा है, दरअसल वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पाठशाला बनने वाला है। उसे नहीं पता था कि इस घने अंधेरे में उसे कोई देख रहा है। कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई और, कुछ ऐसा जो सदियों से इस जंगल के राज जानता है। राघव बेहोशी की हालत में था। तभी उसे एक फड़फड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ा पक्षी उसके पास उतर रहा हो। हवा का एक तेज झोंका आया और उसके साथ आई एक अजीब सी गंध, सड़े हुए मांस और पुरानी मिट्टी की गंध। राघव ने मुश्किल से अपनी पलकें उठाई। धुंधली सी रोशनी में उसे पेड़ की डाल पर एक विशाल आकृति बैठी दिखाई दी। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसका आकार किसी इंसान जितना बड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में दो अंगारे जल रहे हों। राघव को लगा ये उसका वहम है, मौत से पहले का कोई छलावा। लेकिन फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई जो कानों से नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंजी। तो तुम भी वही गलती करके आए हो जो सब करते हैं? राघव का शरीर सुन पड़ गया। क्या वो सपना देख रहा है या ये जंगल का कोई भूत है? उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। वो आकृति धीरे से नीचे उतरी और जब वो राघव के करीब आई तो राघव ने देखा कि वो एक गिद्ध था। एक बूढ़ा विशालकाय गिद्ध जिसके पंखों में जैसे सदियों की धूल जमा थी। ये कोई आम गिद्ध नहीं था। उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो जानवरों में नहीं होता, एक क्रूर समझदारी। भाग रहे हो? गिद्ध ने फिर पूछा। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज। अपनी जुबान के किए घाव पैरों के चलने से नहीं भरते, मूर्ख इंसान। राघव की धड़कन रुक सी गई। ये गिद्ध उसकी बात कैसे जानता है? क्या ये यमराज का दूत है? गिद्ध ने अपनी लंबी गर्दन घुमाई और राघव की आंखों में देखा। तुम सोचते हो कि तुमने पैसा खोया है, तुम सोचते हो कि तुमने इज्जत खोई है, लेकिन सच तो यह है कि तुमने अभी तक वो पाया ही नहीं था जो तुम्हारा था। तुम बस शोर मचा रहे थे और शिकार शोर सुनकर भाग जाता है। राघव ने हिम्मत जुटाकर लड़खड़ाते हुए पूछा, कौन हो तुम? गिद्ध ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए अपने पंख फैलाए, जिससे हवा में धूल का गुबार उठ गया। मैं वो हूं जो तब आता है जब सब चले जाते हैं। मैं अंत देखता हूं ताकि शुरुआत समझ सको। तुम पैसा कमाना चाहते थे ना, तुम राजा बनना चाहते थे, लेकिन तुमने भिखारी की तरह अपनी झोली सबके सामने फैला दी।
राज जानना चाहते हो या यही मरना चाहते हो इस अंधेरे में एक हारे हुए जुआरी की तरह? राघव के अंदर जीने की एक चिंगारी जली। इस भयानक प्राणी की बातों में एक सम्मोहन था। उसे लगा कि शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद है। मुझे बताओ, राघव ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने क्या गलती की? मुझे क्या करना चाहिए था? गिद्ध धीरे धीरे उसके और करीब आया, इतना करीब कि राघव उसकी सड़ी हुई सांस महसूस कर सकता था। पैसा ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी ताकत भी, लेकिन इसे वश में करने के नियम हैं। तुमने नियम तोड़े हैं। अगर तुम सच में अपनी खोई हुई सल्तनत वापस पाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में हो, तो तुम्हें वो सीखना होगा जो मैं सदियों से देखता आ रहा हूं। वो 5 राज जो अमीर इंसान अपनी कब्र में साथ लेकर जाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं। गिद्ध की आंखों में चमक और तेज हो गई। लेकिन याद रखना, ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। तुम्हें पहले अपनी पुरानी खाल उतारनी होगी, अपनी पुरानी सोच को मारना होगा। क्या तुम तैयार हो सुनने के लिए? राघव ने हां में सिर हिलाया, हालांकि उसका दिल डर से कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि ये गिद्ध उसे जीवन का पाठ पढ़ाएगा या उसकी बची खुची रूह भी नोच खाएगा। लेकिन उसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं था, और यहीं से उस घने डरावने जंगल के बीच राघव की असली शिक्षा शुरू होने वाली थी। वो शिक्षा जो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिलती। राघव उस गिद्ध की खुरदरा आवाज सुनकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाया। डर तो उसे लग रहा था, लेकिन उस डर से भी बड़ी एक चीज थी, जिज्ञासा। आखिर एक पक्षी जो मौत का प्रतीक माना जाता है, उसे जीवन का पाठ कैसे पढ़ा सकता है? गिद्ध ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और एक बार फिर अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। उस फड़फड़ाहट से सूखी पत्तियां उड़कर राघव के चेहरे पर आ लगी, जैसे उसे नींद से जगाने की कोशिश की जा रही हो। गिद्ध ने पेड़ की डाल पर अपनी पकड़ मजबूत की और नीचे राघव की ओर झुकते हुए कहा, तुम कांप रहे हो, ठंड से नहीं, बल्कि अपनी ही मूर्खता के एहसास से। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो तब जागता है जब लुटेरे घर साफ करके चले जाते हैं। राघव ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। उसे प्यास लगी थी, लेकिन वो अपनी जगह से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने दबी हुई आवाज में पूछा, तुम कौन सा राज जानते हो? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, न पैसा, न इज्जत, न दोस्त। मैं तो बस यहां मरने आया था। गिद्ध की आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। वह डाल से और नीचे की ओर उतरा, मानो राघव के बिल्कुल करीब आना चाहता हो। मरना सबसे आसान काम है राघव। कायर हर रोज मरते हैं, लेकिन राज करना मुश्किल है। तुम कहते हो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया? विमल है ना नाम उसका? राघव चौंक गया। इस सुनसान जंगल में इस पक्षी को विमल का नाम कैसे पता? हैरान मत हो, गिद्ध ने कहा। जंगल की हवाएं शहरों की खबरें लेकर आती है। हम गिद्ध हैं, हम शिकार के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन हम शिकार की हर गलती पर नजर रखते हैं। मैंने देखा है विमल को। आज वो उसी गाड़ी में घूमता है जिसका सपना तुमने देखा था। वो उसी कुर्सी पर बैठता है जो तुम्हारे लिए बनी थी। जानते हो क्यों? राघव की मुट्ठियां अपने आप भिंच गई। गुस्सा और नफरत फिर से उसके अंदर उबलने लगा। क्योंकि वो धोखेबाज है, राघव चिल्लाया। उसकी आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर गई। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। वो मेरा भाई जैसा था। गिद्ध ने एक कर्कश हंसी हंसते हुए अपना सिर हिलाया। गलत, बिल्कुल गलत। उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुमने उसे आमंत्रित किया। तुमने उसे अपने खजाने की चाबी दी और कहा, भाई देख लो, यहां रखा है मेरा सोना। क्या शेर शिकार करने से पहले दहाड़कर हिरन को बताता है कि मैं आ रहा हूं? क्या सांप डसने से पहले शोर मचाता है? नहीं, कुदरत का नियम है खामोशी। और तुमने क्या किया? तुमने ढोल पीट दिया। राघव चुप हो गया। गिद्ध की बातें कड़वी थी,
लेकिन सच थी। उसे वो शाम याद आने लगी जब उसने विमल को सब कुछ बताया था। उसे याद आया कि कैसे विमल की आंखों में एक पल के लिए हवस दिखाई दी थी, जिसे राघव ने नजरअंदाज कर दिया था। गिद्ध पेड़ से नीचे जमीन पर कूद पड़ा। उसका आकार इतना बड़ा था कि राघव को अपनी गर्दन ऊपर उठाकर उसे देखना पड़ा। गिद्ध राघव के चारों ओर धीमे धीमे चलने लगा, जैसे कोई उस्ताद अपने शिष्य का मुआयना कर रहा हो। देखो मुझे, गिद्ध ने कहा, लोग मुझे घिनौना कहते हैं, लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर भी जब अपना शिकार छोड़ देता है तो अंत में सफाई करने मैं ही आता हूं। मेरा पेट हमेशा भरा रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं कभी अपनी भूख का शोर नहीं मचाता। मैं आसमान में चुपचाप मंडराता हूं, घंटों दिनों तक। मैं इंतजार करता हूं सही वक्त का, और जब वक्त आता है तो मैं चूकता नहीं। गिद्ध राघव के चेहरे के बिल्कुल पास आ गया। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम अपनी मेहनत का तमाशा बनाते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें शाबाशी दें, और इसी चाहत ने तुम्हें सड़क पर ला खड़ा किया। उस दिन जब तुम टेंडर भरने जा रहे थे, अगर तुम अपनी जुबान बंद रखते तो आज विमल तुम्हारे दरवाजे पर नौकरी मांगने खड़ा होता। लेकिन तुम्हारे अंदर का अहंकार, तुम्हारे अंदर का देखो मैं कितना महान हूं वाला कीड़ा तुम्हें ले डूबा। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। ये दुख के आंसू नहीं थे, ये शर्मिंदगी के आंसू थे। उसे महसूस हो रहा था कि वह कितना बड़ा बेवकूफ था। उसने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदी थी। तो अब मैं क्या करूं? राघव ने रोते हुए पूछा। अब तो सब खत्म हो गया, अब मैं चुप रहूं या बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? गिद्ध ने अपनी चोंच से राघव के कंधे को हल्का सा धक्का दिया। यही तो बात है, सब खत्म नहीं हुआ है। जब तक तुम जिंदा हो खेल बाकी है, लेकिन अब नियम बदलेंगे। अब तुम वो राघव नहीं रहोगे जो खुशी में नाचता था और गम में रोता था। अब तुम्हें पत्थर बनना होगा। क्या तुम जानते हो कि पैसा शोर से नफरत करता है? लक्ष्मी चंचला है, उसे वो घर पसंद नहीं जहां लोग अपनी कमाई का ढिंढोरा पीटते हैं। अमीरी और गरीबी के बीच सिर्फ एक दीवार है, और वो दीवार है राज की। अमीर आदमी जानता है कि कब चुप रहना है, और गरीब आदमी को लगता है कि बोलकर ही सब कुछ मिलता है। तभी जंगल में कहीं दूर किसी जानवर के चीखने की आवाज आई। शायद किसी का शिकार हुआ था। गिद्ध ने उस दिशा में देखा और फिर राघव की ओर मुड़ा। सुन रहे हो? वो चीख वो उस जानवर की है जो असावधान था। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक शिकारी और दूसरा शिकार। अब तक तुम शिकार थे, विमल शिकारी था। उसने तुम्हारी कमजोरी सूंघ ली। तुम्हारी कमजोरी थी तारीफ सुनने की भूख। उसने तुम्हारी तारीफ की, तुम्हें चने के झाड़ पर चढ़ाया और फिर झाड़ काट दिया। अगर तुम्हें दोबारा उठना है तो तुम्हें अपनी ये भूख मारनी होगी। क्या तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी वाहवाह के अंधेरे में खामोशी से काम कर सकते हो? क्या तुम अपनी जीत का जश्न अकेले मना सकते हो जब तक कि दुनिया को खुद पता न चल जाए? राघव ने सोचा, क्या वह ऐसा कर सकता है? उसका पूरा जीवन तो लोगों की राय पर टिका था। उसने जो भी किया, महंगी गाड़ी ली, बड़ा घर बनवाया, सब इसलिए ताकि लोग उसे बड़ा आदमी समझे, और आज वही लोग उस पर हंस रहे थे। राघव को समझ आ रहा था कि उसकी बर्बादी का कारण विमल नहीं, बल्कि उसका अपना दिखावा था। मैं करूंगा, राघव ने दृढ़ता से कहा। मैं अपनी जुबान काट लूंगा, लेकिन अब किसी को अपनी योजना नहीं बताऊंगा। लेकिन बाबा, मेरे पास योजना है ही नहीं। मेरे पास लगाने को पैसा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मैं खामोश रहकर भी क्या कर लूंगा? गिद्ध फिर हंसा, एक रहस्यमयी हंसी। रास्ता तो तुम्हारे पैरों के नीचे ही है, बस तुम्हारी आंखें आंसुओं से धुंधली है। तुम कपड़ों का व्यापार करते थे ना, तुम्हें कपड़े की परख है, तुम्हें बाजार की समझ है। विमल के पास पैसा है, टेंडर है, लेकिन उसके पास वो हुनर नहीं है
जो तुम्हारे हाथों में है वो व्यापारी है, पारखी नहीं। और हुनर कभी बैंक नीलाम नहीं कर सकता। गिद्ध ने राघव को उठने का इशारा किया। उठो, रात अभी बाकी है और पहला पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ। तुम सोचते हो कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए? ये सबसे बड़ा झूठ है जो गरीबों को सुनाया जाता है ताकि वे गरीब ही रहें। पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, अवसर देखने वाली नजर। विमल ने तुम्हारा अवसर देखा, तुमने नहीं। अब तुम्हें वो देखना है जो विमल नहीं देख पा रहा। राघव लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके पैरों में जान नहीं थी, लेकिन दिमाग में एक नई ऊर्जा दौड़ रही थी। गिद्ध उसे जंगल के थोड़ा और भीतर ले गया, जहां एक पुराना खंडहर था। शायद सदियों पहले यहां कोई मंदिर या महल रहा होगा। अब बस पत्थर बचे थे। इसे देखो, गिद्ध ने एक टूटी हुई दीवार की ओर इशारा किया। यह कभी शानदार महल था। इसका राजा अपनी दौलत का प्रदर्शन करता था। दुश्मनों ने देखा और इसे लूट लिया। वही पास में जमीन के नीचे चींटियों का एक घर है। वो अपना खाना जमा करती है, मेहनत करती है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। आंधी आए या तूफान, उनका साम्राज्य सुरक्षित रहता है। तुम्हें चींटी बनना होगा, राघव। जमीन के अंदर काम करो, जहां किसी की नजर न जाए। राघव उस खंडहर को देख रहा था। उसे अपनी फैक्ट्री याद आ गई। उसने भी तो यही किया था। काम शुरू होने से पहले ही उसने शहर भर में पोस्टर लगवा दिए थे। राघव टेक्सटाइल्स जल्द आ रहा है। उसने अपने दुश्मनों को खुद निमंत्रण दिया था कि आओ और मुझे बर्बाद करो। उसे अब अपनी हर गलती शीशे की तरह साफ दिखाई दे रही थी। वो ग्लानि से भर गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर पत्थरों पर पटकने लगा। मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। मैंने अपने बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया सिर्फ अपनी झूठी शान के लिए। गिद्ध ने उसे रोका नहीं। वो जानता था कि ये दर्द जरूरी है। लोहे को आकार देने से पहले उसे आग में तपना पड़ता है। राघव का ये पछतावा वो आग थी जो उसे पिघला रही थी। जब तक राघव का पुराना मैं पूरी तरह जलकर खाक नहीं हो जाता, तब तक नया राघव पैदा नहीं हो सकता था। काफी देर तक राघव रोता रहा। जब उसके आंसू सूखे तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उसने गिद्ध की ओर देखा जो अभी भी शांत भाव से उसे देख रहा था। मैंने अपनी गलती मान ली, राघव ने भारी आवाज में कहा। मैंने सीख लिया कि खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अब आगे क्या? सिर्फ चुप रहने से तो पेट नहीं भरेगा। मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपना घर वापस चाहिए। गिद्ध ने अपने पंख समेटे। सब्र करो, जल्दबाजी ने ही तुम्हें यहां पहुंचाया है। अभी तो तुमने सिर्फ ये सीखा है कि क्या नहीं करना है। अभी ये सीखना बाकी है कि क्या करना है और किससे बचना है। दुनिया में सिर्फ विमल जैसे लोग ही खतरा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें प्यार का नाटक करके लूटेंगे। कुछ ऐसे जो तुम्हारी मदद के नाम पर तुम्हें बैसाखी पकड़ा देंगे। और सबसे खतरनाक वो है जो तुम्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। गिद्ध की बातें राघव के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसे अपने आसपास के हर रिश्तेदार, हर दोस्त का चेहरा याद आने लगा। कितने ही लोगों ने उसे हतोत्साहित किया था, कितने ही लोगों ने उसे गलत सलाह दी थी, और वो मूर्ख सबकी सुनता रहा। आज की रात लंबी है, राघव, गिद्ध ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, जहां अब चांद बादलों के पीछे छिप गया था। और ये जंगल तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ सिखाएगा। तुम कहते हो तुम्हारे पास पैसा नहीं है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि पैसा दरअसल है कहाँ। वो बैंकों में नहीं है, वो लोगों की जेबों में है। और उसे निकालने का मंत्र मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन शर्त वही है, जो यहां सुनोगे वो इस जंगल से बाहर सिर्फ तुम्हारे काम में दिखना चाहिए, तुम्हारी जुबान पर नहीं। अगर तुमने एक शब्द भी किसी को बताया तो याद रखना, विमल से भी बुरा हश्र होगा तुम्हारा। राघव ने कसम खाने के अंदाज में अपना हाथ उठाया।
मैं कसम खाता हूं, मेरी जुबान अब सिली हुई है। मैं सिर्फ अपने काम से बोलूंगा। हवा का रुख बदला, ठंड बढ़ गई थी। राघव का शरीर ठिठुर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब मौत का डर नहीं था, बल्कि एक शिकारी की एकाग्रता थी। वो समझ गया था कि ये गिद्ध कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये उसका गुरु है। एक ऐसा गुरु जो उसे जिंदगी के उस कुरुक्षेत्र के लिए तैयार कर रहा है जहां वो पहले निहत्था लड़ रहा था। तैयार हो जाओ, गिद्ध ने अचानक चौकन्ना होते हुए कहा। तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। सिर्फ बातें सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, अब तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। राघव हैरान था। इस जंगल में आधी रात को वो क्या इम्तिहान देगा? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, गिद्ध ने अंधेरे की ओर इशारा किया। वहां झाड़ियों के पीछे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। कोई और भी था वहां, कोई खतरा, या शायद कोई और भटकती हुई रूह। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये उसका अंत है या नई शुरुआत? गिद्ध ने धीरे से कहा, अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। शोर मत मचाना, सिर्फ देखना और समझना। जो अब होने वाला है उसमें ही तुम्हारी अमीरी का दूसरा राज छिपा है। झाड़ियों के पीछे चमकती वो दो आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पत्तियों के चरमराने की आवाज से साफ था कि जो भी वहां है वो भारी भरकम है और बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा है। राघव का गला सूख गया था। अभी कुछ पल पहले ही उसने कसम खाई थी कि वो लड़ेगा, लेकिन मौत जब सामने खड़ी होती है तो बड़ी बड़ी कस्में रेत की दीवारों की तरह ढह जाती है। उसका पहला रिफ्लेक्स था भागना। उसका शरीर मुड़ा, पैर जमीन से उखड़ने ही वाले थे कि गिद्ध की भारी और सख्त आवाज उसके कानों में गूंजी, हिलना मत। अगर तुम भागे तो तुम शिकार हो, अगर तुम डटे रहे तो तुम चुनौती हो। राघव के पैर वही जम गए। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी छाती फट जाएगी। झाड़ियों से एक जंगली भेड़िया बाहर निकला। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वो गुर्रा रहा था। राघव निहत्था था, कमजोर था और भेड़िया भूखा था। ये बराबरी की लड़ाई नहीं थी। भेड़िया धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ा। उसकी नजरें राघव की गर्दन पर थी। राघव की सांसें अटक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गिद्ध की बात याद की। शोर मत मचाना। उसने अपनी चीख को हलक में ही दबा लिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और पूरी ताकत से अपनी जगह खड़ा रहा, जैसे वो मांस का लोथरा नहीं बल्कि पत्थर की मूरत हो। भेड़िया उसके एकदम पास आ गया। राघव उसकी गर्म बदबूदार सांसें अपने पैरों पर महसूस कर सकता था। एक पल, दो पल, समय जैसे रुक गया हो। भेड़िया उसे सूंघता रहा। शायद वो राघव के अंदर के डर को सूंघने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव ने अपने डर को पी लिया था। जब शिकार भागता नहीं है तो शिकारी अक्सर भ्रम में पड़ जाता है। भेड़िए ने एक बार और गुर्राया, राघव के चेहरे की ओर देखा और फिर मुड़कर वापस अंधेरे जंगल में चला गया। राघव के घुटने जवाब दे गए और वो वही जमीन पर बैठ गया, पसीने से लथपथ। उसने अपनी जान बचा ली थी, किसी हथियार से नहीं बल्कि अपनी स्थिरता से। गिद्ध जो ऊपर डाल से ये सब देख रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज निकाली जो शायद उसकी हंसी थी। देखा राघव, जंगल का दूसरा नियम और अमीरी का दूसरा राज। अपनी कमजोरी, अपना डर और अपनी भूख कभी किसी को मत दिखाना। अगर उस भेड़िए को पता चल जाता कि तुम अंदर से मरे हुए हो तो वो तुम्हें फाड़ देता। उसने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुमने उसे अपनी स्थिति का पता नहीं चलने दिया। राघव अभी भी हांफ रहा था। मतलब? उसने मुश्किल से पूछा। गिद्ध नीचे उतरा और राघव के सामने आ खड़ा हुआ। मतलब ये कि इंसान की दुनिया उस जंगल से अलग नहीं है। जब तुम विमल के पास गए थे तो तुम्हारी बातों में, तुम्हारे व्यवहार में एक उतावलापन था, एक भूख थी। तुम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि मुझे इस डील की जरूरत है। दुनिया को जब पता चलता है
कि तुम्हें उनकी जरूरत है तो वो तुम्हारा भाव गिरा देते हैं। विमल ने तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारे उत्साह को कमजोरी समझा। याद रखना, चाहे तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी न हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर बादशाहत होनी चाहिए। जिस दिन तुमने अपनी गरीबी, अपनी तंगी या अपना घर का हाल किसी बाहरी को बताया, समझ लो तुमने उसे अपनी गर्दन पर दांत गड़ाने का न्योता दे दिया। राघव को झटका लगा। उसे याद आया कि कैसे वो अपने रिश्तेदारों के सामने अक्सर रोना रोता था कि बाजार मंदा है, पैसे नहीं आ रहे। उसे लगता था कि लोग सहानुभूति देंगे, लेकिन असल में वो लोग उसकी औकात नाप रहे थे। गिद्ध ने सही कहा था, उसने अपनी कमजोरी खुद दुनिया को परोसी थी। रात ढल रही थी और पूर्व दिशा में हल्का सा उजाला होने लगा था। जंगल के डरावने साए अब पेड़ों की शक्लों में बदल रहे थे। गिद्ध ने अपने पंख फैलाए। सुबह हो रही है, अब तुम्हें यहां से जाना होगा। जंगल का पाठ खत्म हुआ, अब शहर का इम्तिहान शुरू होगा। राघव घबरा गया। लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, मैं उस शहर में मुंह कैसे दिखाऊंगा? गिद्ध ने उसे तीखी नजरों से देखा। मुंह? कौन सा मुंह? वो सेठ राघव तो कल रात ही मर गया। अब तुम कोई नहीं हो, तुम एक साए हो। जाओ और उस शहर की गंदगी में अपना सोना ढूंढो। लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ कपड़ों को सलाम करते हैं, इंसान को नहीं। तुम्हारी फटी हालत ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। राघव ने गिद्ध की ओर देखा। उसे लगा कि शायद ये पक्षी उसे फिर कभी नहीं दिखेगा। क्या तुम फिर मिलोगे? राघव ने पूछा। गिद्ध ने हवा में उड़ान भरी और जाते जाते कहा, जब तुम तीसरे राज के लायक हो जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अभी जाओ और याद रखना, जुबान सिली हुई और कमजोरी छिपी हुई। राघव ने जंगल से बाहर कदम रखा। सुबह की रोशनी में शहर दूर दिखाई दे रहा था। वही शहर जिसने उसे ठुकराया था, आज उसे एक अजीब सी चुनौती जैसा लग रहा था। राघव जब शहर की सीमा में दाखिल हुआ तो उसकी हालत किसी भिखारी से कम नहीं थी। कपड़े जगह जगह से फटे थे, बालों में धूल थी और चेहरा मैला। वो अपनी ही पुरानी दुकान वाली गली से गुजरा। उसका दिल जोर से धड़का। उसने देखा कि उसकी पुरानी दुकान पर अब विमल टेक्सटाइल्स का बोर्ड लगा है। अंदर विमल बैठा था, एयर कंडीशनर की हवा खा रहा था और ग्राहकों से हंस-हंस कर बात कर रहा था। राघव का खून खौल उठा। उसका मन किया कि अंदर जाए और विमल का गिरेबान पकड़ ले, चिल्लाए कि ये दुकान उसकी है। लेकिन तभी उसके कानों में भेड़िए की गुर्राहट और गिद्ध की चेतावनी गूंज उठी, अपनी कमजोरी मत दिखाना। अगर वो अभी अंदर जाता तो उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता। वो कमजोर था और कमजोर का गुस्सा सिर्फ तमाशा बनता है। राघव ने अपनी मुट्ठियां भींची, अपना सिर झुकाया और चुपचाप वहां से आगे बढ़ गया। ये उसकी पहली जीत थी अपने अहंकार पर। वो चलते चलते थोक बाजार के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां कचरा फेंका जाता था। भूख उसके पेट में मरोड़ उठा रही थी। उसने देखा कि एक बड़े कपड़े के गोदाम के पीछे कुछ मजदूर बोरियों में भरकर कतरन, कपड़े के छोटे टुकड़े फेंक रहे थे। ये वो कपड़ा था जो सिलाई के दौरान बच जाता है या जिसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है। आमतौर पर इसे जला दिया जाता था या कौड़ियों के भाव रद्दी में बेचा जाता था। राघव, जो कल तक करोड़ों की बात करता था, आज कूड़े के ढेर के पास खड़ा था। लेकिन आज उसकी नजरें अलग थी। उसने एक बोरी को खोलकर देखा। मखमल और सिल्क के छोटे छोटे टुकड़े थे। अच्छी क्वालिटी का कपड़ा था, बस टुकड़े छोटे थे। उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। गिद्ध ने कहा था, अवसर देखने वाली नजर। राघव ने सोचा, इन टुकड़ों से बड़े थान तो नहीं बन सकते, लेकिन गुड़िया, सजावट का सामान या फिर रजाई के गिलाफ तो बन सकते हैं। उसने आसपास देखा, कोई उसे देख नहीं रहा था। उसने 2 बोरियां उठाई जो काफी भारी थी और उन्हें अपने कंधों पर लाद लिया। वो सेठ राघव
जो कभी पानी का गिलास भी खुद नहीं उठाता था, आज कबाड़ ढो रहा था। वो शहर के बाहरी इलाके में एक झुग्गी बस्ती में गया, जहां कुछ दर्जी रहते थे जिन्हें वो पहले से जानता था, लेकिन वो उसे नहीं पहचानते थे। उसने एक बूढ़े दर्जी करीम चाचा के पास अपनी बोरियां पटकी। करीम चाचा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या है इसमें? चोरी का माल तो नहीं? राघव ने अपनी आवाज बदल ली, थोड़ी भारी और देहाती बना ली। नहीं चाचा, मिल से कचरा उठाया है, बढ़िया माल है, आप इसके थैले बना दो, मैं बाजार में बेचूंगा। जो मुनाफा होगा आधा आपका आधा मेरा। करीम चाचा ने कपड़ा देखा, माल वाकई अच्छा था। उन्होंने हामी भर दी। अगले 3 दिन तक राघव उस झुग्गी के एक कोने में सोया और दिन भर करीम चाचा के साथ मिलकर उन कतरनों से खूबसूरत मजबूत थैले और छोटे पाउच बनवाता रहा। उसने अपनी पहचान किसी को नहीं बताई। जब कोई पूछता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तो वो बस मुस्कुरा देता और काम में लग जाता। उसने राज रखना सीख लिया था। चौथे दिन राघव वो थैले लेकर बाजार में निकला। वो बड़े शोरूम में नहीं गया, वो सड़क के किनारे जहां आम लोग सब्जी और राशन खरीदते थे, वहां जाकर बैठ गया। उसने कोई आवाज नहीं लगाई, कोई शोर नहीं मचाया। उसने बस उन रंग बिरंगे थैलों को सलीके से सजा दिया। लोग आते, देखते और दाम पूछते। माल अच्छा था और दाम कम, क्योंकि लागत तो शून्य थी। देखते ही देखते शाम तक उसका सारा माल बिक गया। राघव की जेब में 500 रुपए थे। ये रकम उसकी पुरानी कमाई के सामने कुछ भी नहीं थी, शायद एक वक्त की चाय का खर्चा। लेकिन आज उन नोटों की गर्मी उसे किसी करोड़ों की डील से ज्यादा सुकून दे रही थी। ये पैसा उसने किसी को धोखा देकर नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और कचरे से कमाया था। उसने करीम चाचा को उनका हिस्सा दिया और अपने लिए खाना खरीदा। राघव एक पार्क की बेंच पर बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसने पास से गुजरते 2 व्यापारियों की बातें सुनी। उनमें से एक वही था जो राघव का कभी खास चमचा हुआ करता था। अरे सुना तुमने? वो कह रहा था। वो राघव जो बड़ा सेठ बनता था, सुना है शहर छोड़कर भाग गया। विमल भाई ने सही किया, ऐसे बेवकूफों के साथ यही होना चाहिए। बिजनेस कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि सबको बताते फिरो। दूसरा व्यापारी हंसा। हाँ यार, पैसा तो अक्लमंद के पास टिकता है, राघव तो बस दिखावा था। राघव निवाला मुंह तक ले जा रहा था। उसका हाथ रुक गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उठकर जवाब दे, बोल दे कि मैं भागा नहीं हूं, मैं यही हूं और वापस आ रहा हूं। लेकिन उसने निवाला मुंह में डाला और चबा गया। उसने उस कड़वे सच को भी निगल लिया। उसे समझ आ गया कि दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। अगर वो आज बोलेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, लेकिन अगर वो काम करेगा तो एक दिन यही लोग उसके कदमों में होंगे। तभी उसे महसूस हुआ कि पार्क के उस पेड़ पर, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, कोई बैठा है। उसने गौर से देखा, वही आकृति, गिद्ध। वो शहर आ गया था। राघव ने जल्दी से खाना खत्म किया और उस पेड़ के नीचे पहुंचा। गिद्ध नीचे नहीं उतरा, बस वहीं से घूरता रहा। राघव ने धीरे से कहा, मैंने शुरुआत कर दी है और मैंने अपनी जुबान बंद रखी। किसी को नहीं पता कि मैं कौन हूं। गिद्ध की आंखें अंधेरे में चमकी। शाबाश, तुमने पहला और दूसरा पाठ याद रखा, लेकिन ये 500 रुपए तुम्हें विमल से नहीं जिताएंगे। तुम्हें रफ्तार पकड़नी होगी, लेकिन रफ्तार पकड़ने में एक खतरा है। जब इंसान थोड़ा पैसा कमाने लगता है तो उसे लगता है कि उसे सब आ गया। वो फिर से वही गलती करता है, सलाह लेने की। गिद्ध थोड़ा नीचे झुका। अब तीसरा राज सुनने का वक्त आ गया है। पैसा कमाने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रखना, हर हाथ जो मदद के लिए बढ़ता है वो दोस्त का नहीं होता। राघव ने पूछा, तो मैं किस पर भरोसा करूं? मुझे काम बड़ा करना है, मैं अकेले कब तक कतरन बेचूंगा?
गिद्ध ने एक पत्ता नीचे गिराया। भरोसा खुद पर। और राज ये है, अपनी आमदनी का स्रोत और अगला कदम कभी भी अपने घर की दीवारों को भी मत बताना। अभी तुमने कचरे से पैसा कमाया, कल कोई और भी ये देख लेगा और वही करेगा। तुम्हें हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। तुम्हें वो करना होगा जो अभी किसी ने सोचा नहीं है। क्या तुम जानते हो कि विमल की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राघव ने नाम में सिर हिलाया। उसकी कमजोरी है कि वो लकीर का फकीर है। वो वही कर रहा है जो तुमने सोचा था। वो नया नहीं सोच सकता। तुम्हें उसे वहां मारना है जहां वो अंधा है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस बिल में घुसना होगा जहां सांप रहता है। राघव सहम गया। क्या मतलब? मुझे विमल के पास जाना होगा? गिद्ध ने क्रूरता से कहा, नहीं, तुम्हें उसके बाजार में उसके ग्राहकों के बीच जाना होगा, लेकिन एक नए चेहरे के साथ। तुम्हें एक ऐसा उत्पाद बनाना होगा जो विमल की मिल में नहीं बनता। लेकिन खबरदार, अगर तुमने अपने इस नए आइडिया के बारे में किसी से भी चर्चा की, अपनी पत्नी से भी, तो तुम फिर सड़क पर आ जाओगे। ये तीसरा राज सबसे कठिन है, राघव। अपने अगले कदम, नेक्स्ट मूव को अपने दिल में दफन रखना। क्या तुम अपने ही साय से झूठ बोल सकते हो? राघव सोच में पड़ गया। पत्नी से छिपाना, जिसने उसके हर दुख में साथ दिया, लेकिन उसे अपनी पिछली गलती याद थी। सुमन को बताने का मतलब था कि बात कहीं न कहीं से लीक हो सकती थी, या सुमन का डर उसे रोक सकता था। इस युद्ध में भावनाएं कमजोरी थी। मैं तैयार हूं, राघव ने कहा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? गिद्ध ने उसे एक दिशा दिखाई, शहर के उस हिस्से की तरफ जहां पुराने कारीगर रहते थे, जो अब मशीनों के आने से बेरोजगार हो गए थे। वहां जाओ। वहां तुम्हें वो हुनर मिलेगा जो मर रहा है। विमल मशीनों से लड़ रहा है, तुम हाथ के हुनर से लड़ोगे। जाओ और उन मरे हुए हाथों में जान फूंक दो। लेकिन याद रहे, तुम एक अदृश्य मालिक हो। दुनिया को सिर्फ माल दिखना चाहिए, बनाने वाला नहीं। राघव ने उस दिशा में देखा। एक नई योजना उसके दिमाग में आकार लेने लगी। वो सिर्फ पैसा नहीं कमाएगा, वो एक नई सल्तनत खड़ी करेगा। एक ऐसी सल्तनत जिसकी नींव जमीन के नीचे होगी, किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन जिसकी जड़ें पूरे शहर को जकड़ लेंगी। और इस बार कोई शोर नहीं होगा, सिर्फ काम होगा, खामोश, जानलेवा काम। शहर के उस हिस्से में जहां राघव अब खड़ा था, वहां सूरज की रोशनी भी धुंधली पहुंचती थी। ये कारीगरों की बस्ती थी, जिसे लोग अब भूले हुए लोगों का मोहल्ला कहते थे। यहाँ की हवा में सड़े हुए कपड़ों की गंध और नाली की बदबू थी, लेकिन राघव को उसमें एक अलग ही खुशबू आ रही थी, अवसर की खुशबू। गिद्ध ने कहा था कि विमल मशीनों से लड़ रहा है, तो उसे हाथों से लड़ना होगा। राघव ने अपनी फटी हुई शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और एक संकरी गली में दाखिल हुआ। यहां कभी दिन रात खटपट की आवाजें आती थी, लेकिन आज सन्नाटा था। मशीनें आने के बाद इन हुनरमंद हाथों का काम छिन गया था। राघव एक पुराने जर्जर मकान के सामने रुका। अंदर एक बूढ़ा आदमी, रहमत चाचा, खाली बैठी आंखों से अपनी पुरानी सिलाई मशीन को देख रहा था। राघव जानता था कि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, और यहां हर घर में भूख बैठी थी। राघव अंदर गया। उसने अपनी पहचान नहीं बताई। उसने अपनी आवाज में वो भारीपन रखा जो एक व्यापारी का होता है, भले ही उसकी जेब में चंद रुपए थे। चाचा, राघव ने कहा, काम चाहिए? रहमत चाचा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। काम? यहां तो अब बस मौत का इंतजार है बेटा, मशीनें सब खा गई। राघव ने अपनी जेब से वो 500 रुपए निकाले जो उसने कमाए थे, और कुछ पुराने कपड़ों के टुकड़े दिखाए। मैं मशीन नहीं हूं, मुझे हाथ का काम चाहिए। ये कचरा नहीं, सोना है। अगर आप इसके थैले, रजाई के कवर और सजावट का सामान बना सकते हो, तो मैं बेचने का जिम्मा लेता हूं। नगद पैसा मिलेगा, शाम की शाम।
रहमत चाचा की आंखों में एक चमक आई। ये चमक उम्मीद की नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने की थी। सौदा पक्का हो गया। राघव ने बस्ती के 4 और कारीगरों को भी यही ऑफर दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, मेरा नाम, मेरा चेहरा और मेरा ठिकाना इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने पूछा कि माल कौन बनवा रहा है, तो कहना शहर का कोई नया सेठ है, हम नहीं जानते। काम शुरू हुआ। राघव अब दिन भर कबाड़ इकट्ठा करता और रात को उन कारीगरों से माल बनवाता। वो माल अद्भुत था। मशीनों में वो सफाई हो सकती थी, लेकिन वो रूह नहीं थी जो इन कारीगरों के हाथों में थी। राघव ने उन थैलों पर कोई ब्रांड नहीं लगाया, बस एक छोटा सा टैग लगाया, शुद्ध देसी। उसने उन थैलों को बड़े शोरूम में नहीं, बल्कि कॉलेज के बाहर, मेलों में और पर्यटकों वाली जगहों पर बेचना शुरू किया। लोग हैंडमेड और इको फ्रेंडली के नाम पर दीवाने होने लगे। राघव का मुनाफा बढ़ने लगा। जहां पहले 500 रुपए थे, अब वहां 5000 और फिर 50,000 होने लगे। लेकिन राघव ने अपनी जीवन शैली नहीं बदली। वो उसी फटे हाल में रहता, उसी सस्ते ढाबे पर खाना खाता। उसे गिद्ध की बात याद थी, संपत्ति का शोर मत मचाना। एक रात राघव अपने घर के पास गया। उसने दूर से देखा, उसके घर की बत्ती बुझी थी। शायद बिजली का बिल नहीं भरा गया था। उसका दिल तड़प उठा। सुमन और बच्चे अंधेरे में बैठे होंगे। राघव के पास अब इतने पैसे थे कि वो जाकर बिजली का बिल भर सकता था, राशन डलवा सकता था। वो दबे पांव पिछले दरवाजे से अंदर गया। सुमन आंगन में बैठी रो रही थी। राघव को देखते ही वो लिपट गई। कहाँ थे तुम? लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम शहर छोड़कर भाग गए। राघव ने उसे चुप कराया और अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिए। मैं कहीं नहीं भागा सुमन, मैं काम ढूंढ रहा था। मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई है, मजदूरी की। ये रखो, बच्चों के लिए खाना ले आना। सुमन ने नोट देखे, वो उम्मीद से ज्यादा थे। उसने शक भरी नजरों से राघव को देखा। इतने पैसे मजदूरी में? राघव, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? मुझे सच बताओ। राघव का मन किया कि वो चिल्लाकर कह दे कि मैं कोई मजदूरी नहीं कर रहा, मैं एक नया साम्राज्य खड़ा कर रहा हूं, मैं विमल से बदला ले रहा हूं। लेकिन तभी खिड़की पर बैठे एक केवे ने जोर से आवाज की। राघव चौंक गया। उसे गिद्ध का तीसरा राज याद आ गया। अगला कदम और असली स्रोत, किसी को मत बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। अगर वो सुमन को बता देता तो सुमन के चेहरे पर वो डर खत्म हो जाता, उसके चेहरे पर सुकून आ जाता। और सुकून लोगों को शक करने पर मजबूर करता है। पड़ोसी पूछते कि अचानक राघव के घर में खुशियां कैसे आ गई, और बात फैलते फैलते विमल तक पहुंच जाती। राघव ने अपने जज्बात का गला घोंट दिया। उसने झूठ बोला, सेठ अच्छा है, उसने एडवांस दिया है, तुम बस घर संभालो, सवाल मत पूछो। राघव वहां से निकल गया। अपने ही घर में चोरों की तरह आया और चला गया। ये दर्द उसे अंदर ही अंदर खा रहा था, लेकिन ये युद्ध जीतने के लिए जरूरी था। उधर बाजार में हलचल शुरू हो गई थी। विमल टेक्सटाइल्स के सेल्समैन ने विमल को रिपोर्ट दी। सर, मार्केट में एक नया माल आया है, कोई ब्रांड नहीं है, लेकिन लोग उसे हाथों हाथ ले रहे हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है और दाम हमसे कम। हमारे रिटेलर्स अब हमसे माल कम और वो देसी माल ज्यादा मांग रहे हैं। विमल अपनी गद्दी पर लेटा हुआ सिगार पी रहा था। वो हंसा, अरे कोई 2 दिन का मेहमान होगा, पता करो कौन है, खरीद लेंगे उसे या फिर डराकर भगा देंगे। विमल के जासूस बाजार में निकले। वो दुकानदारों के पास गए, ये माल कौन सप्लाई करता है? दुकानदारों ने कहा, पता नहीं भाई, एक आदमी आता है, मुंह पर गमछा बांधे रहता है, माल देता है, कैश लेता है और चला जाता है, कोई बिल नहीं, कोई पता नहीं। जासूस कारीगरों की बस्ती तक भी पहुंचे। उन्होंने रहमत चाचा को धमकाया,
लेकिन रहमत चाचा सच में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने बस इतना कहा, कोई आदमी है, हमें मजदूरी देता है, हमें नहीं पता वो कौन है, कहाँ रहता है। विमल पहली बार परेशान हुआ। वो अपने दुश्मन से लड़ सकता था, लेकिन वो एक साए से कैसे लड़े? राघव ने अपने चारों तरफ एक ऐसा कोहरा बना लिया था जिसे भेदना नामुमकिन था। यही उसका चौथा राज था, अदृश्य रहना। राघव ने जानबूझकर कोई ऑफिस नहीं खोला, कोई बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया। सब कुछ कैश में, सब कुछ हाथों हाथ। उसकी कंपनी हवा में चल रही थी, लेकिन मुनाफा जमीन पर ठोस था। कुछ ही महीनों में राघव के पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि वो अपना पुराना घर बैंक से छुड़वा सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जानता था कि घर वापस लेते ही विमल को पता चल जाएगा कि राघव जिंदा है और पैसे वाला हो गया है। उसने उस पैसे को वापस धंधे में लगाया। उसने शहर के दूसरे कोने में एक बड़ा गोदाम किराए पर लिया, लेकिन अपने नाम पर नहीं, बल्कि एक फर्जी नाम से। अब राघव को खेल बड़ा करना था। उसे कच्चे माल की बड़ी खेप चाहिए थी। वो एक बड़े होलसेलर सेठ गिरधारी लाल के पास गया। गिरधारी लाल शहर का सबसे बड़ा सप्लायर था और विमल का भी खास था। राघव ने अपना हुलिया बदला। एक साफ लेकिन साधारण कुर्ताब जामा, आंखों पर चश्मा और दाढ़ी। उसने गिरधारी लाल से कहा, मुझे 10 ट्रक कपड़ा चाहिए। गिरधारी लाल चौंक गया। 10 ट्रक? तुम हो कौन भाई, और इतना माल ले जाकर करोगे क्या? पेमेंट की क्या गारंटी है? राघव ने मेज पर नोटों की गड्डियां रख दी। पेमेंट अभी, पूरा एडवांस। मैं कौन हूं, इससे आपको क्या मतलब? माल बेचना है या मैं दूसरे के पास जाऊं? गिरधारी लाल ने पैसा देखा तो उसका ईमान डोल गया। व्यापारी के लिए पैसा ही भगवान है। उसने डील पक्की कर दी, लेकिन गिरधारी लाल के मन में खुजली हुई। उसने सोचा कि ये आदमी जरूर कुछ बड़ा कर रहा है। अगर मैं विमल को बता दूं तो विमल खुश होगा। जैसे ही राघव गोदाम से बाहर निकला, गिरधारी लाल ने अपने एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया। जा देख, ये माल कहां ले जा रहा है, इसका ठिकाना पता करके आ। राघव ट्रक में बैठा था। उसने साइड मिरर में देखा, एक बाइक उसका पीछा कर रही थी। राघव का दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगा। अगर आज उसका गोदाम पता चल गया तो कल विमल पुलिस या गुंडे भेजकर सब खत्म करवा देगा। ड्राइवर ने पूछा, साहब कहां चलना है? राघव ने कुछ पल सोचा, फिर उसने ड्राइवर से कहा, शहर के बाहर पुराने श्मशान वाली रोड पर ले लो। ड्राइवर डर गया। वहां तो कोई नहीं जाता। राघव ने कड़क आवाज में कहा, पैसे दिए हैं ना? चुपचाप गाड़ी चला। ट्रक सुनसान रास्ते पर दौड़ रहा था। पीछे बाइक वाला भी लगा हुआ था। राघव ने ड्राइवर को एक वीरान जगह पर गाड़ी रोकने को कहा, जहां घना जंगल शुरू होता था। राघव ट्रक से नीचे उतरा और अंधेरे में खड़ा हो गया। बाइक वाला भी कुछ दूर रुका और छिप कर देखने लगा। राघव ने ट्रक ड्राइवर को जोर से कहा, ताकि पीछा करने वाला सुन सके, माल यही उतार दो, दूसरी पार्टी यहीं से उठाएगी। ड्राइवर ने हैरानी से माल उतारना शुरू किया। पीछा करने वाला खुश हो गया। उसे लगा उसने अड्डा ढूंढ लिया। वो तुरंत वहां से वापस मुड़ा ताकि अपने मालिक को बता सके। जैसे ही वो गया, राघव ने ड्राइवर को रोका। रुको, वापस लोड करो, ये सिर्फ एक नाटक था। ड्राइवर ने सिर खुजाया। साहब, आप पागल तो नहीं हो गए? राघव मुस्कुराया नहीं। पागलपन और होशियारी में बारीक फर्क होता है। चलो अब असली गोदाम चलते हैं। राघव ने अपने दुश्मन को गलत जानकारी दी थी। अब गिरधारी लाल और विमल के आदमी उस श्मशान वाली जगह की खाक छानेंगे और राघव सुरक्षित रहेगा। उस रात जब राघव अपने असली गोदाम में माल जमा करवाकर बाहर निकला तो उसे एक पुरानी जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक सीटी जैसी आवाज गूंजी। राघव ने ऊपर देखा। एक बिजली के खंभे पर वो गिद्ध बैठा था। शहर की रोशनी में भी उसकी आंखें
अंधेरे कुएं जैसी लग रही थी। बहुत अच्छे, गिद्ध की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुमने उसे भटका दिया, तुमने अपनी परछाई को भी पकड़ने नहीं दिया। ये था चौथा राज। अपनी संपत्ति और शक्ति का सही अंदाजा कभी किसी को मत लगने देना। हमेशा खुद को उससे छोटा दिखाओ जितने तुम हो, या उससे बड़ा, लेकिन कभी भी असली मत दिखाओ। विमल अब उस जंगल में भूत ढूंढेगा, लेकिन राघव, अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से गिरना सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है। तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तुम्हारे पास अक्ल आ गई है, लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई मुसीबत आएगी। राघव ने पूछा, क्या मुसीबत? अब क्या बाकी है? गिद्ध ने अपने पंख फैलाए और नीचे सड़क पर चल रही गाड़ियों की ओर इशारा किया। अब तुम्हारे अपने लोग, जिनके साथ तुम काम कर रहे हो, वो बिकने को तैयार होंगे। सफलता की बदबू बहुत तेज होती है राघव, ये दोस्तों को दुश्मन बना देती है। रहमत चाचा और वो कारीगर, वो कब तक वफादार रहेंगे? विमल अब पैसे फेंकेगा, वो तुम्हारे कारीगरों को खरीदेगा, वो तुम्हारे ही लोगों से तुम्हारे राज उगलवाएगा। और तब तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो इंसान नहीं, शैतान लेते हैं। राघव का दिल बैठ गया। उसने उन कारीगरों को परिवार की तरह माना था। क्या वो उसे धोखा देंगे? गिद्ध ने उसकी आंखों में संदेह पढ़ लिया। विश्वास अच्छा है, लेकिन अंधविश्वास मूर्खता है। पांचवा राज सबसे खौफनाक है। ये तुम्हें सिखाएगा कि गद्दारों को कैसे संभालना है और सिस्टम को कैसे अपने काबू में करना है। क्या तुम अपने दिल को पत्थर बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ बिजनेस नहीं करना है, अब तुम्हें राजनीति करनी है। विमल अब बाजार के नियमों से नहीं, बल्कि साम, दाम, दंड, भेद से खेलेगा। अगले ही दिन राघव को गिद्ध की बात का सबूत मिल गया। जब वो बस्ती पहुंचा तो उसने देखा कि रहमत चाचा की दुकान के बाहर एक नई मोटरसाइकिल खड़ी थी। अंदर रहमत चाचा के हाथ में एक नया स्मार्टफोन था। राघव जानता था कि सिलाई करके ये सब इतनी जल्दी नहीं आता। रहमत चाचा की नजरों में चोर था। वो राघव से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। राघव समझ गया, विमल उन तक पहुंच चुका है। विमल ने पता नहीं लगाया कि मालिक कौन है। उसने सीधे मजदूरों को खरीद लिया ताकि वो खराब माल बनाए या फिर राघव की सप्लाई रोक दे। राघव के अंदर का गुस्सा उबल पड़ा। उसका मन किया कि वो रहमत चाचा को डांटे, पूछे कि मैंने तुम्हें भूख से बचाया और तुमने मुझे बेच दिया। लेकिन उसे गिद्ध का चेहरा याद आया। गुस्सा कमजोरी है। राघव ने गहरी सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए रहमत चाचा के कंधे पर हाथ रखा। चाचा, काम कैसा चल रहा है? सुना है बाजार में कोई और भी आपको बड़ा ऑर्डर देने आया है। रहमत चाचा काम गए, पसीना छूटने लगा। ना, नहीं तो बेटा, कौन आएगा? राघव की मुस्कान और चौड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में बर्फ थी। कोई बात नहीं चाचा, बस याद रखना, जो पेड़ फल देता है उसकी जड़ नहीं काटते। खैर, मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर है, विदेश का, लाखों का माल है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये काम किसी और बस्ती को दे दूं। आप लोग शायद थक गए हैं। लाखों और विदेश शब्द सुनते ही रहमत चाचा के कान खड़े हो गए। उनका लालच फिर जाग गया। विमल ने उन्हें चंद रुपए दिए थे, लेकिन यहां तो खजाना था। राघव ने एक चाल चली थी। कोई विदेश का ऑर्डर नहीं था। वो बस ये परखना चाहता था कि लालच बड़ा है या वफादारी, और उसे जवाब मिल गया, लालच। अब राघव को यह तय करना था कि वो इन गद्दारों का इस्तेमाल कैसे करे। वो विमल को इन्हीं के जरिए वो जहर पिलाएगा जो विमल ने उसके लिए घोला था। राघव ने अपनी डायरी निकाली जिसमें उसने अब तक के सारे हिसाब लिखे थे और उसे बंद करके अपनी जेब में रख लिया। अब खेल सीधा होगा। राघव ने तय किया कि वो विमल को अपने अस्तित्व का एहसास दिलाएगा, लेकिन अपने तरीके से। वो विमल को एक ऐसी चोट देगा कि विमल चिल्लाएगा, लेकिन उसे मारने वाला हाथ दिखाई नहीं देगा।
राघव ने रहमत चाचा की आंखों में वो लालच देख लिया था जो एक भूखे कुत्ते की आंखों में हड्डी देख कर आता है। उस पल राघव का दिल चाहा कि वो रोए, चीखे, पूछे कि आखिर वफादारी की कीमत क्या होती है, लेकिन उसने अपने जज्बात के गले पर पाव रख दिया। अब वो पुराना राघव नहीं था जो भावनाओं में बजाए। अब वो एक खिलाड़ी था और रहमत चाचा उसके मोहरे। उसने अपनी जेब से एक डायरी निकाली और पन्ने पलटते हुए एक गंभीर चेहरा बनाया। चाचा, राघव ने आवाज को धीमा करते हुए कहा, पार्टी बहुत बड़ी है, अमेरिका की है। उन्हें एक खास तरह का कपड़ा चाहिए, कच्चा रेशम, जो सूरत के सिर्फ 2 गोदामों में बचा है। अगर हमने वो माल उठा लिया तो समझो हम सबकी पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन खतरा है, अगर किसी और को भनक लग गई तो वो स्टॉक खरीद लेगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। रहमत चाचा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या करना है मालिक? राघव ने उनकी आंखों में झांका। मैं कल सुबह पैसे लेकर जा रहा हूं, पूरा माल उठाने। तुम कारीगरों को तैयार रखना, लेकिन खबरदार दीवार को भी पता न चले। राघव वहां से निकला और सीधा अपने उस छोटे से अंधेरे कमरे में गया जिसे वो अब अपना घर कहता था। उसे पता था कि अगले 1 घंटे में क्या होने वाला है, और वही हुआ। रहमत चाचा ने दुकान का शटर गिराया भी नहीं था कि उन्होंने विमल को फोन मिला दिया। विमल बाबू, रहमत की आवाज कांप रही थी। बड़ी खबर है, वो साया कल सूरत के गोदामों से सारा कच्चा रेशम उठाने वाला है। अमेरिका का ऑर्डर है, करोड़ों का। अगर आपने वो माल पहले उठा लिया तो वो आदमी खत्म। विमल, जो अपनी गिरती हुई साख से परेशान था, अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। उसे लगा कि यही वो मौका है जब वो उस अनजान दुश्मन की गर्दन मरोड़ सकता है और साथ ही करोड़ों का मुनाफा भी कमा सकता है। विमल का अहंकार उसकी अक्ल पर हावी हो गया। उसने रात को ही अपने मुनीम को जगाया। बाजार में जितना कैश है सब निकालो, बैंक से ओवरड्राफ्ट लो। मुझे वो सारा कच्चा रेशम कल सुबह सूरज निकलने से पहले चाहिए, चाहे दुगुनी कीमत देनी पड़े। अगले 2 दिन शहर के कपड़ा बाजार में हड़कंप मच गया। विमल ने पागलों की तरह खरीदारी की। उसने अपनी जमा पूंजी, अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर, यहां तक कि बाजार से ब्याज पर पैसा उठाकर शहर का सारा कच्चा रेशम खरीद लिया। उसके गोदाम भर गए। वो अपनी जीत पर इतना खुश था कि उसने अपने दोस्तों को पार्टी दे दी। देखते हैं अब वो साया क्या करता है। विमल ने जाम टकराते हुए कहा, मेरे पास माल है, अब वो मेरे पैरों पर गिरकर भीख मांगेगा। विमल इंतजार करता रहा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, राघव नहीं आया। कोई भी उस रेशम को खरीदने नहीं आया। विमल परेशान होने लगा। उसने रहमत चाचा को फोन किया, अरे बुढ़े, तेरा वो मालिक कहाँ है? वो माल खरीदने क्यों नहीं आया? रहमत चाचा खुद हैरान थे। साहब, वो तो गायब हो गया, फोन भी बंद है। सच्चाई ये थी कि कोई अमेरिका का ऑर्डर था ही नहीं। कच्चा रेशम का वो स्टॉक दरअसल पुराना और बेकार हो चुका था, जिसे कोई नहीं खरीद रहा था। राघव ने जानबूझकर विमल को उस दलदल में धकेला था जहां से निकलना नामुमकिन था। विमल ने अपनी सारी लिक्विडिटी, नकद पैसा, एक मरे हुए स्टॉक में फंसा दी थी। अब उसके पास न तो काम चलाने के लिए पैसा था, न ही कर्ज चुकाने के लिए। बाजार में खबर आग की तरह फैल गई, विमल दिवालिया होने वाला है। लेनदार उसके घर और ऑफिस के बाहर जमा होने लगे। जो लोग कल तक विमल को सलाम ठोकते थे, आज उसका कॉलर पकड़ने को तैयार थे। वही तमाशा जो कभी राघव की जिंदगी में हुआ था, आज विमल के दरवाजे पर चल रहा था। लेकिन फर्क यह था कि राघव ने अपनी जुबान से नुकसान किया था और विमल अपने लालच और दूसरे की बुराई करने की चाहत में बर्बाद हुआ था। राघव दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, नहीं कोई दुख, बस एक सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि बदला मीठा नहीं होता, बदला ठंडा होता है, बहुत ठंडा। वो अपने पुराने दोस्त को बर्बाद होते देख रहा था।
लेकिन उसे बचाने की कोई इच्छा उसके अंदर नहीं जागी। उसका दिल अब पत्थर का हो चुका था। वो वापस जंगल की ओर चला गया। आज उसे उस गिद्ध से आखिरी सवाल पूछना था। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। शाम घिराई थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। गिद्ध वहां पहले से मौजूद था, जैसे उसे पता था कि आज खेल का आखिरी अध्याय लिखा जाने वाला है। खत्म कर दिया उसे? गिद्ध ने पूछा। राघव पेड़ की जड़ पर बैठ गया। हाँ, वो खत्म हो गया। उसने वो जहर पी लिया जो मैंने उसके लिए परोसा था। लेकिन राघव रुका। लेकिन क्या? गिद्ध ने अपनी गर्दन टेढ़ी की। लेकिन मुझे वो सुकून नहीं मिला जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं जीत गया हूं। मेरे पास अब इतना पैसा है कि मैं उसकी पूरी मिल खरीद सकता हूं, पर मैं अंदर से खाली महसूस कर रहा हूं। गिद्ध जोर से हंसा, इतनी जोर से कि पेड़ पर बैठे बाकी पक्षी उड़ गए। यही तो पांचवा राज है मेरे दोस्त, अमीरी का आखिरी दरवाजा। गिद्ध नीचे उतरा और राघव की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, तुम सोचते हो पैसा खुशी देता है? नहीं, पैसा सिर्फ आजादी देता है, खुश होने की या दुखी होने की। पांचवा राज, जिसे जानने के बाद बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, वो राज है निर्ममता और वैराग्य का संतुलन। जब तुम शिखर पर पहुंचते हो तो वहां हवा बहुत पतली होती है। वहां तुम अपने साथ भावनाओं का बोझ लेकर नहीं रह सकते। तुमने विमल को बर्बाद किया, ये बिजनेस था। अगर तुम उसे छोड़ देते तो वो तुम्हें खा जाता। शेर शिकार करने के बाद रोता नहीं है राघव, वो अगला शिकार ढूंढता है। अब तुम्हारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या तुम अपनी पहचान वापस पाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस मरे हुए राघव को जिंदा करने के लिए तैयार हो, या तुम हमेशा के लिए एक साया बनकर रहोगे? राघव ने मुट्ठी भींची। मैं अपनी पहचान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे कि मैं वापस आ गया हूं। गिद्ध ने अपने पंख फड़फड़ाए। तो फिर जाओ, विमल की मिल नीलाम होने वाली है। कल सुबह नीलामी है, जाओ और उसे खरीद लो। लेकिन याद रखना, जब तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तो वही 5 राज तुम्हें उस कुर्सी पर टिकाए रखेंगे जो मैंने तुम्हें बताया है। अगर तुम फिर से पुराने राघव बने, अगर तुमने फिर से अपनी जुबान खोली, अगर तुमने फिर से लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया, तो इस बार गिरने के लिए नीचे जमीन भी नहीं मिलेगी, सीधे पाताल में जाओगे। रात भर राघव जंगल में ही बैठा रहा। वो अपने अतीत और भविष्य के बीच झूल रहा था। उसने सोचा कि क्या उसे सच में वो मिल चाहिए, क्या उसे सच में वो नाम चाहिए? जवाब था हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उस सम्मान की बात थी जो उससे छीना गया था। अगले दिन सुबह शहर के टाउन हॉल में नीलामी रखी गई थी। बैंक के अधिकारी, शहर के बड़े बड़े सेठ और साहूकार वहां मौजूद थे। विमल एक कोने में बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें सूजी हुई थी। वो बस प्रार्थना कर रहा था कि कोई चमत्कार हो जाए और उसकी इज्जत बच जाए। बोली शुरू हुई। शुरुआत कम से हुई, लेकिन धीरे धीरे दाम बढ़ने लगे। शहर के एक बड़े व्यापारी ने एक बड़ी रकम बोली, 2 करोड़, उसने कहा। हॉल में सन्नाटा छा गया। बैंक मैनेजर ने हथौड़ा उठाया। 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2। तभी हॉल का पिछला दरवाजा खुला। तेज कदमों की आहट ने सबका ध्यान खींचा। एक आदमी अंदर आया। उसने एक महंगा सूट पहना था, आंखों पर काला चश्मा था और उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड थे। लेकिन उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो बता रहा था कि वो यहां मांगने नहीं, छीनने आया है। उसने हाथ उठाया और एक शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, 5 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। विमल ने भी सिर उठाया। उस आदमी ने धीरे से अपना चश्मा उतारा। वो चेहरा, वो आंखें। विमल को लगा कि उसने भूत देख लिया है। वो अपनी कुर्सी से गिरते गिरते बचा। राघव? उसके मुंह से सिर्फ एक फुसफुसाहट निकली। हाँ, वो राघव था,
लेकिन वो राघव नहीं था जिसे विमल जानता था। ये एक नया इंसान था जिसे आग ने जलाकर और ठोक पीट कर फौलाद बना दिया था। बैंक मैनेजर भी हक्का बक्का था। सर, 5 करोड़ क्या आपके पास? राघव ने अपने वकील की तरफ इशारा किया। वकील ने एक चेक मैनेजर की मेज पर रख दिया। पूरा पेमेंट अभी इसी वक्त, और एक शर्त, मुझे इस मिल की चाबियां आज ही चाहिए, अभी। हॉल में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये तो वही राघव है जो बर्बाद हो गया था। अरे ये तो भाग गया था ना, इतने पैसे कहां से आए इसके पास? सवाल हवा में तैर रहे थे, लेकिन राघव के चेहरे पर कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे पर वो रहस्य था जिसे अब कोई भेद नहीं सकता था। उसने किसी की तरफ नहीं देखा, न विमल की तरफ, न उन रिश्तेदारों की तरफ जो आज उसे देखकर मुंह छिपा रहे थे। उसने बस अपनी जीत को महसूस किया। नीलामी खत्म हुई। राघव अब उस शहर की सबसे बड़ी मिल का मालिक था। वो बाहर निकला। विमल उसके पीछे पीछे आया, रोते हुए। राघव भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मेरी मदद कर दे, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। राघव रुका। उसने पीछे मुड़कर विमल को देखा। विमल उसके पैरों में गिरने वाला था। राघव ने उसे कंधे से पकड़ा और सीधा खड़ा किया। पुराने राघव ने शायद उसे गले लगा लिया होता, शायद उसे माफ कर दिया होता, लेकिन नए राघव ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, विमल, बिजनेस में न कोई दोस्त होता है न दुश्मन, सिर्फ पार्टनर होते हैं या प्रतिस्पर्धी। तुम अच्छे पार्टनर नहीं थे और प्रतिस्पर्धी बनने की तुम्हारी औकात नहीं रही। राघव ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और विमल की जेब में डाल दिया। मेरी फैक्ट्री में लेबर की जरूरत है, अगर काम करना हो तो आ जाना, तनख्वाह वक्त पर मिलेगी। राघव अपनी गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। शीशे के पीछे से उसने विमल को सड़क पर खड़ा देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले वो खुद खड़ा था। चक्र पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राघव को पता था कि शिखर पर पहुंचना आसान है, लेकिन वहां टिके रहना मुश्किल। गाड़ी जंगल के रास्ते से गुजरी। राघव ने ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। वो उतरा और जंगल की तरफ देखा। वहां कोई गिद्ध नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा था। राघव समझ गया, गुरु का काम पूरा हो चुका है, अब शिष्य को अपना रास्ता खुद बनाना है। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर एक मौन धन्यवाद दिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर बैठने से पहले उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। वक्त हो गया था। अब उसे दुनिया को वो 5 राज बताने नहीं थे, बल्कि उन 5 राजों के सहारे दुनिया को नचाना था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या वो गिद्ध सच में कोई पक्षी था, या वो राघव के अंदर की ही एक आवाज थी जो उसे जगाने आई थी? ये रहस्य शायद रहस्य ही रहने वाला था। राघव ने अपनी डायरी निकाली, जिसमें उसने वो 5 बातें लिखी थी। उसने सोचा कि क्या इसे जला देना चाहिए? नहीं, ये विरासत है। राघव अपनी उस आलीशान केबिन में बैठा था, जहां से पूरा शहर किसी खिलौने की तरह छोटा दिखाई देता था। ये वही कुर्सी थी जिस पर बैठने का सपना उसने बरसों पहले देखा था, और ये वही जगह थी जहां बैठकर विमल ने उसके विनाश की साजिश रची थी। आज विमल नीचे फैक्ट्री के फ्लोर पर मशीनों के शोर के बीच पसीना बहा रहा था, और राघव यहां ऊपर वातानुकूलित कमरे की खामोशी में बैठा था। लेकिन ये खामोशी अब उसे काटती नहीं थी, बल्कि उसे सुकून देती थी। राघव ने अपनी मेज पर रखे उस कांच के गिलास को देखा। पानी एकदम शांत था। उसने सीखा था कि जब तक पानी में हलचल न हो, उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले कुछ सालों में राघव ने न केवल अपनी मिल वापस ली थी, बल्कि उसने शहर की 3 और बड़ी मिलों का अधिग्रहण कर लिया था। अब वो राघव नहीं था जो हर शादी पार्टी में सबसे पहले पहुंचता था।
अब वो एक ऐसा नाम बन चुका था जिसके आने पर महफिलें खामोश हो जाती थी। लोग उसकी सफलता से जलते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग उससे डरते थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि राघव का अगला कदम क्या होगा। वो एक पहेली बन चुका था। शाम ढलने को थी। राघव ने अपनी कुर्सी घुमाई और खिड़की से बाहर डूबते हुए सूरज को देखा। लाल रंग का सूरज, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस दिन नदी किनारे था जब वो मरने गया था। आज वही लाल रंग उसे जीत का प्रतीक लग रहा था। तभी उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। उसका नया मैनेजर अंदर आया। सर, वो पुरानी जमीन का सौदा पक्का हो गया है। पार्टी कैश में डील करना चाहती है। राघव ने बिना पलटे कहा, कैश नहीं, सब कुछ व्हाइट में होगा। और उनसे कहो कि मैं जमीन नहीं खरीद रहा, मेरी ट्रस्ट खरीद रही है। मैनेजर हैरान था, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। राघव ने यह भी सीखा था, संपत्ति को अपने नाम से दूर रखना ताकि कोई उसे छीन न सके। मैनेजर चला गया। राघव उठा और अपनी पुरानी जैकेट उठाई, वही जैकेट जो उसने उस रात पहनी थी जब वो पहली बार जंगल गया था। आज उसे फिर से वही जाना था। उसे उस गुरु का धन्यवाद करना था जिसने उसे ये नया जीवन दिया। राघव ने अपनी सबसे महंगी गाड़ी निकाली, लेकिन शहर की चकाचौंध से दूर वो उसी कच्चे रास्ते पर मुड़ गया जो श्मशान और जंगल की ओर जाता था। गाड़ी की हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीरा। सन्नाटा गहराता गया। राघव का दिल एक अजीब सी श्रद्धा से भर गया। वो उस जगह पहुंचा जहां उसने अपनी गाड़ी छोड़ी और पैदल उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जंगल बदला नहीं था। वही सूखी पत्तियां, वही झिंगुरों की आवाज, वही रहस्यमयी हवा। राघव उस पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा। अंधेरा था, लेकिन आज उसे डर नहीं लग रहा था। वो इंतजार करता रहा, 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन कोई फड़फड़ाहट नहीं हुई। कोई भारी भरकम पक्षी नीचे नहीं उतरा। कोई चमकती हुई आंखें दिखाई नहीं दी। वहां सिर्फ खाली डालियां थी जो हवा में झूल रही थी। मैं आ गया हूं, राघव ने धीमी आवाज में कहा। मैंने वो सब किया जो तुमने कहा था। मैंने अपना साम्राज्य वापस पा लिया। मैं अब राजा हूं। लेकिन तुम कहां हो? जवाब में सिर्फ हवा की सायंसाएं सुनाई दी। राघव को अचानक एक गहरा एहसास हुआ। शायद वो गिद्ध कभी था ही नहीं। शायद उस रात जब वो मौत के मुंह में था, उसके अपने अवचेतन मन ने, उसकी अपनी जीने की इच्छा ने एक रूप ले लिया था। वो गिद्ध कोई पक्षी नहीं, बल्कि उसका अपना अंतर्मन था जो जाग उठा था। वो आवाजें, वो 5 राज, वो सब उसके अपने अनुभव थे जो ठोकर खाने के बाद उभरे थे। लेकिन फिर उसकी नजर पेड़ की जड़ के पास पड़ी। वहां एक बड़ा काला पंख पड़ा था। राघव ने झुककर उसे उठाया। वो पंख किसी साधारण पक्षी का नहीं था। वो बहुत विशाल था और उसमें अभी भी एक अजीब सी गर्माहट थी। राघव समझ गया, वो आया था और अब वो जा चुका है, क्योंकि अब राघव को सहारे की जरूरत नहीं थी। राघव ने उस पंख को अपनी जेब में रखा। उसे महसूस हुआ कि असली दौलत बैंक में पड़े करोड़ों रुपए नहीं है। असली दौलत वो समझ है जो उसे इस जंगल ने दी है। उसने शहर की ओर वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन तभी उसे लगा कि हवा में फिर से वही आवाज गूंज रही है। ये आवाज कानों से नहीं, रूह से सुनाई दे रही थी। ये उस सफर का निचोड़ था, वो अंतिम संदेश जो अब राघव को अपनी पूरी जिंदगी निभाना था। राघव ने अपनी डायरी निकाली और गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में उन 5 राजों को आखिरी बार पढ़ा। ये वो मंत्र थे जिन्होंने एक भिखारी को बादशाह बना दिया था। अब वक्त था कि वो इन राजों को हमेशा के लिए अपने दिल की तिजोरी में लॉक कर दे। राघव जानता था कि दुनिया शोर मचाने वालों की है, लेकिन राज करने वालों की दुनिया खामोश होती है। उसने कसम खाई कि वो मरते दम तक ये बातें किसी को नहीं बताएगा, सिवाय अपने उस वारिस के
जो इसके लायक होगा। लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से वो गिद्ध हम सब से बात कर रहा है। राघव गाड़ी में बैठा और शहर की ओर चल पड़ा, जहां उसकी सल्तनत उसका इंतजार कर रही थी। पीछे जंगल हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गया, अपने रहस्यों को समेटे हुए। राघव की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि असल में यहां से शुरू होती है। एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहां वो अब शिकार नहीं, शिकारी है। लेकिन जाने से पहले उस डायरी के पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस गिद्ध ने उस खौफनाक रात में राघव के कान में और आज हमारे कानों में आखिर वो 5 राज क्या फूंके थे? आइए इस पूरी यात्रा का निचोड़ देखते हैं। वो 5 सूत्र जो अगर आपने समझ लिए तो दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। गिद्ध के 5 राज, द 5 सीक्रेट्स ऑफ वेल्थ। ये वो 5 बातें हैं जो राघव ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखी थी। 1. अपनी योजना का शोर मत मचाओ। साइलेंस इज पावर। गिद्ध शिकार करने से पहले चिल्लाता नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई बड़ा आइडिया है, कोई नई योजना है, तो उसे दुनिया को तब तक मत बताओ जब तक कि तुम उसे कर न लो। जिस पल तुम अपनी योजना किसी को बताते हो, उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और दुश्मन सतर्क हो जाते हैं। राघव की पहली गलती यही थी कि उसने विमल को सब बता दिया था। 2. अपनी भूख और कमजोरी कभी मत दिखाओ। नेवर शो डेस्परेशन। दुनिया को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। जब तुम मजबूत दिखते हो तो दुनिया तुम्हारे साथ जुड़ना चाहती है। जब तुम भूखे और लाचार दिखते हो तो लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। जैसे राघव ने भेड़िए के सामने अपनी कमजोरी छिपाई और बच गया, वैसे ही बाजार में अपनी तंगी कभी जाहिर मत होने दो। 3. अपनी आमदनी का स्रोत और अगला कदम किसी को मत बताओ। हाइड योर नेक्स्ट मूव, चाहे वो तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त हो या जीवन साथी। बिजनेस का अगला दाव, नेक्स्ट मूव, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर राघव ने अपनी पत्नी या किसी और को बताया होता कि वो कच्चा रेशम नहीं बल्कि कुछ और करने वाला है, तो बात लीक हो सकती थी। सरप्राइज ही बिजनेस का सबसे बड़ा हथियार है। 4. अदृश्य रहो और खुद को छोटा दिखाओ। रिमेन इनविजिबल। अंडर एस्टिमेटेड। अपनी असली ताकत और दौलत का प्रदर्शन मत करो। राघव ने गोदाम कही और दिखाया और माल कही और रखा। उसने खुद को एक छोटा व्यापारी दिखाया ताकि विमल उसे गंभीरता से न ले। जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो वो लापरवाह हो जाते हैं, और यही तुम्हारे वार करने का सही वक्त होता है। 5. भावनाओं को मारना सीखो। किल योर इमोशंस इन बिजनेस। ये सबसे कड़वा राज है। पैसा कमाते वक्त न कोई दोस्त होता है, न कोई दुश्मन। राघव ने विमल को बर्बाद होते देखा। उसने अपने पुराने कारीगरों का इस्तेमाल किया। अगर वो भावुक होकर रुक जाता तो वो कभी नहीं जीत पाता। बिजनेस में दिल की नहीं, दिमाग की सुनी जाती है। निर्ममता और वैराग्य का संतुलन ही महानता लाता है। कहानी का अंत राघव अब अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा था। नीचे शहर की रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें वो काला पंख अब भी मौजूद था। उसने मुस्कुराते हुए उस पंख को हवा में छोड़ दिया। पंख हवा के झोंकों के साथ ऊपर और ऊपर उड़ता चला गया, वापस उस आसमान की ओर जहां से वो आया था। राघव ने पीछे मुड़कर अपने काम की ओर देखा। चलिए, उसने खुद से कहा, अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। और इसी के साथ एक गिद्ध और एक इंसान की ये दास्तान पूरी हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या आप राघव बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी जुबान सिलकर, अपनी मेहनत का शोर मचाए बिना उस शिखर तक पहुंचने की हिम्मत रखते हैं? फैसला आपका है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं थी, ये हकीकत है इस क्रूर दुनिया की। अगर आपको लगता है कि इस कहानी ने आपके अंदर की आग को हवा दी है, अगर आपको लगा कि ये 5 राज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए जो आपको जिंदगी का असली सच दिखाती है।
हमारे चैनल द स्टोरी टॉर्च को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट में अपनी हाजिरी लगाएं और लिखें, मैं भी जीतूंगा। अंत में उस परम शक्ति का नाम लेकर विदा लेते हैं जो हम सबको राह दिखाती है। जय श्री राम, हर हर महादेव।